नमस्कार। और आज की इस नई गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो साहित्य और इतिहास के एक ऐसे अनोखे संगम पर आधारित है जो न केवल अपने समय का एक बहुत बड़ा वक्तव्य था, बल्कि आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा विषय है जो सतह से देखने पर तो महज एक प्राचीन ऐतिहासिक गाथा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी परतों को उधेड़ते हैं ना, तो इसमें तत्कालीन भारत की पूरी राजनैतिक और सामाजिक चेतना साफ दिखाई देने लगती है। एकदम सही कहा। तो श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं महान हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1931 में रचे गए उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त की। और इस विस्तृत विश्लेषण की तैयारी के लिए हमने कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोतों के एक पूरे स्टैक का सहारा लिया है। जी, और उन स्रोतों में हमारे पास विकिपीडिया के ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर किरण कुमारी और डॉक्टर अर्चना कुमारी द्वारा लिखे गए बहुत ही गहन शोध पत्र हैं। हाँ, और साथ ही दृष्टि आईएएस के नाट्य समीक्षा के कुछ बेहतरीन नोट्स भी हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस चर्चा का मिशन क्या है, ये मैं बता दूं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पूरी तरह से ऐतिहासिक नाटक असल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गुप्त घोषणा पत्र था। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस नाटक में गीतों का इतना जादुई और मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल कैसे हुआ है। और इसके मंचन यानी जो स्टेजेबिलिटी होती है, उसको लेकर साहित्य और रंगमंच की दुनिया में इतना विवाद क्यों रहा है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं जब स्रोतों को पढ़ रही थी ना, तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसका समय काल लगा। मतलब ये नाटक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सिकंबर के इर्द गिर्द घूमता है। यानी हम ईसा पूर्व की घटनाओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसे लिखा गया था 1931 में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और हमारा स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंच रहा था। मतलब ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक लेखक कहानी तो हजारों साल पुरानी लिख रहा है, लेकिन उसका असली निशाना शायद उस समय की ब्रिटिश हुकूमत थी। देखिए, यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अतीत के गौरव का उपयोग वर्तमान को जगाने के लिए एक बेहद परिष्कृत औजार की तरह किया। डॉक्टर अर्चना कुमारी के शोध पत्र का अगर हम गहराई से अध्ययन करें, तो पता चलता है कि प्रसाद जी की यह स्पष्ट धारणा थी कि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत का गहरा संधान करना ही पड़ता है। क्योंकि इतिहास के पन्नों से ही भविष्य के उपयोगी संकेत मिलते हैं ना। एकदम सटीक बात। उन्होंने जानबूझकर इतिहास के उन विशेष प्रसंगों को चुना जो स्वाधीनता आंदोलन के समय देश को एक नई प्रेरणा दे सकते थे। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह नाटक केवल इतिहास की किताब का नाट्य रूपांतरण नहीं है, बल्कि तत्कालीन समस्याओं का एक बहुत ही साफ दर्पण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस नाटक के जो ऐतिहासिक पात्र हैं, वे असल में 1931 के दौर के लोगों या विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर अर्चना कुमारी के शोध में कुछ बहुत ही दिलचस्प तुलनाएं दी गई हैं, जिन्हें देखकर सच कहूं तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आता है। निसंदेह उन प्रतीकों को समझे बिना इस नाटक की गहराई को नापा ही नहीं जा सकता। अगर हम स्रोतों के आधार पर तुलना करें, तो ये देखकर हैरानी होती है कि सिकंदर और सेल्यूकस जैसे पात्रों का जो बर्ताव है, वो सीधा सीधा भारत का शोषण करने वाले ब्रिटिश शासकों का प्रतीक है। ये तो विदेशी ताकतों की बात हुई, लेकिन देश के भीतर की राजनीति को कैसे दर्शाया गया है? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में केवल अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि भीतर के लोगों से भी तो लड़ना पड़ रहा था। बहुत ही बढ़िया अवलोकन है आपका। इस आंतरिक संघर्ष को दर्शाने के लिए आंभिक जैसे पात्र का सृजन किया गया है। आंभिक उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने स्वार्थ के लिए देशद्रोह कर रहे थे और अंग्रेजों का या कहें विदेशी ताकतों का साथ दे रहे थे। और जो सकारात्मक प्रतीक है उनका क्या? जैसे नायिकाओं के चरित्र के बारे में शोध में काफी कुछ कहा गया है। बिल्कुल, जैसे अलका का ही उदाहरण लेते हैं। अलका कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो प्रतीक हैं उन हजारों साहसी भारतीय महिलाओं की जो अपना घर-बार, अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थीं। सच में ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हम 1930 के दशक के अखबारों की सुर्खियां पढ़ रहे हों, बस नाम बदल दिए गए हैं। और शायद इसीलिए जो युवा नेता थे उस दौर के, उनकी झलक भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक ऐसा ही है। चंद्रगुप्त और मालव कुमार सिंघरान जैसे पात्रों को अगर गहराई से देखा जाए, तो डॉक्टर अर्चना कुमारी के शोध के अनुसार इन पात्रों में पंडित जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के गुण मौजूद हैं जो उस समय देश के युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प तुलना मुझे लगी वो चाणक्य की थी। हाँ, कई शोधकर्ताओं और समीक्षकों का ये मानना है कि चाणक्य के भीतर महात्मा गांधी का प्रतिबिंब है। चाणक्य और गांधी जी, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर समानताएं क्या हैं? समानता उनके लक्ष्य और निस्वार्थ भाव में है। जिस तरह से चाणक्य एक निस्वार्थ मार्गदर्शक के रूप में पूरे राष्ट्र के अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक रणनीतिक नेतृत्व दे रहे हैं, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका से बहुत मेल खाता है। और चाणक्य भी राजनीति में रहकर उससे विरक्त ही रहते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता पाना नहीं, बल्कि एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तुलनाएं सच में बहुत ही गहरी हैं। पर यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। जी, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। या दक्षिणपंथी। हम केवल शोध पत्रों के उन निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। ये सिर्फ ये समझने का प्रयास है कि लेखक ने अपने समय के आंदोलन को नाटक में कैसे पिरोया था। एकदम सही। और साहित्य का मूल काम यही है कि वो अपने समय की चेतना को अभिव्यक्त करे। अब अगर हम इस नाटक के कथानक और इसकी संरचना की ओर बढ़ें तो दृष्टि आईएएस के नोट्स बताते हैं कि यह अपने आप में एक बहुत ही विशाल कृति है। मैंने भी स्रोतों में देखा कि इसका जो पैमाना है वो बहुत ही बड़ा है। बताया गया है कि इसमें कुल 4 अंक और 46 दृश्य हैं और ये इतिहास की 3 बड़ी घटनाओं को कवर करता है। हाँ, सिकंदर का आक्रमण, नंदवंश का नाश और अंत में सेल्यूकस की हार। इतनी सारी घटनाओं को एक साथ समेटना तो किसी महाकाव्य जैसा लगता है। और नोट्स में ये भी लिखा था कि इस भारी भरकम राजनीति के बीच 8 अलग अलग प्रेम कथाएं भी समानांतर चल रही हैं। इतनी जटिलता को नाटक में कैसे साधा गया है? ये जटिलता ही प्रसाद थी कि नाट्यकला की असली परीक्षा थी। उन्होंने इतिहास के शुष्क पन्नों में मानवीय संवेदनाओं का ऐसा रंग भरा है कि पाठक उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। 8 प्रेम कथाओं का होना कोई भटकाव नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि राजनीति की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल होने वाले लोग भी अंदर से इंसान ही हैं। तो अगर हम इसके ढांचे को समझें तो शुरुआत कैसे होती है? प्रथम अंक में क्या पृष्ठभूमि तैयार की गई है? प्रथम अंक को हम एक तरह से फाउंडेशन कह सकते हैं। इसमें मुख्य पात्रों का परिचय होता है। हम तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त सहित कुछ प्रतिभाशाली युवकों को देखते हैं और यहीं वो ऐतिहासिक घटना घटती है जहां मगध के राजा नंद द्वारा चाणक्य का घोर अपमान किया जाता है। और इसी अपमान की आग में चाणक्य वो भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि वे शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक नंद वंश का समूल नाश न हो जाए। बिल्कुल, ये अंक नाटक के संघर्ष की जमीन तैयार कर देता है। यानी यहाँ से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दुश्मनी की शुरुआत होती है। इसके बाद द्वितीय अंक में क्या होता है? स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का जिक्र तो वहीं आता है ना? जी, द्वितीय अंक में कथानक गति पकड़ता है। यहाँ सिकंदर और पोरस, जिन्हें नाटक में पर्वतेश्वर कहा गया है, उनके बीच का भयंकर युद्ध देखने को मिलता है। पोरस की हार जरूर होती है, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर संधि हो जाती है और अंततः सिकंदर भारत से वापस लौटने का फैसला करता है। मतलब इस पूरे अंक में कूटनीति और देश प्रेम का बेहतरीन खेल है। विदेशी खतरा यहाँ से थोड़ा कम होने लगता है। सही कहा। और फिर आता है तृतीय अंक। जब विदेशी आक्रमणकारी लौट गया तो फिर ध्यान किस तरफ जाता है? तृतीय अंक की शुरुआत विपाशा नदी के तट से होती है। यहां से नाटक का पूरा केंद्र पश्चिमोत्तर सीमा से हटकर मगध के हृदय की ओर आ जाता है। अब फोकस पूरी तरह से आंतरिक राजनीति पर है। नंद के वफादारों और चंद्रगुप्त की सेना के बीच सीधा संघर्ष होता है। ये अंक तो पूरी तरह से आंतरिक सफाई का है। अंततः अत्याचारी नंद का अंत होता है और चंद्रगुप्त मगध के नए सम्राट बन जाते हैं। मतलब चाणक्य की प्रतिज्ञा का पहला हिस्सा यहाँ पूरा हो जाता है। एकदम। और फिर बचता है चतुर्थ अंक, जिसे हम इस महागाथा का ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं। चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती क्या? नहीं। चतुर्थ अंक में सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति था, वो भारत पर विजय की आशा से दोबारा आक्रमण करता है। लेकिन इस बार भारत बटा हुआ नहीं है। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक संगठित सेना उसे बुरी तरह पराजित करती है। और मुझे लगता है इस नाटक का सबसे शक्तिशाली क्षण भी इसी अंक में आता है,
जब चाणक्य अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद सत्ता का मोह छोड़ देते हैं और राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। बिल्कुल, ये कूटनीति, षड्यंत्र और बलिदान का एक अद्भुत संतुलन है। डॉक्टर किरण कुमारी के शोध में बताया गया है कि नाटक में कुल 13 गीत हैं, जिनमें से 11 तो स्त्रियों ने गाए हैं। इतने गंभीर नाटक में इतने सारे गीतों की क्या आवश्यकता थी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसका जवाब प्रसाद जी के व्यक्तित्व में छिपा है। वे मूलतः एक बहुत बड़े कवि थे। उनके नाटकों में गीत कोई खाली जगह भरने वाले फिलर नहीं है, बल्कि ये गीत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब वे पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को दर्शाते हैं। बिल्कुल, वे वहां संवाद करते हैं जहां शायद गद्य कम पड़ जाता है। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण देख सकते हैं? उनमें से किस गीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबसे ज्यादा है? प्रेम और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से प्रथम अंक का वो दृश्य बहुत खास है जहां सुहासिनी गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में। ये गीत लजाते हुए सौंदर्य को पेश करता है, और इसके जवाब में राक्षस का गीत आता है, निकल मत बाहर दुर्बला। ओहो, इस गीत का मनोविज्ञान तो सच में गहरा है। राक्षस के मन में प्रेम है, लेकिन वो एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा भी है, इसलिए उसे अपना प्रेम छिपाना पड़ता है। एकदम सही। ये तो व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए द्वितीय अंक का यौवन कन्या कार्नेलिया का गीत बहुत प्रसिद्ध है। अरुण, ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये पंक्तियां तो अमर हैं। जी, और एक बाहरी विदेशी व्यक्ति के नजरिए से भारत का ऐसा भव्य चित्र खींचकर प्रसाद जी अपने समय के भारतीयों को उनकी विरासत की याद दिला रहे थे। ये तो बहुत ही शांत गीत हो गया, लेकिन जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा हो तो युवाओं का खून खौलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। क्या ऐसा कोई गीत है जो प्रेरित कर सके? बिल्कुल, और वो है चतुर्थ अंक में अलका का प्रयाण गीत। मैं श्रोताओं के लिए बता दूं कि प्रयाण गीत एक तरह का मार्चिंग एंथम होता है, जिसे गाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता है। सही बताया आपने। अलका का गीत है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। शोध में स्पष्ट किया गया है कि उस समय ब्रिटिश सेंसरशिप बहुत कड़ी थी, तो प्रसाद जी सीधे अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं लिख सकते थे। तो उन्होंने इस गीत के एक एक शब्द में वीरता की ऐसी पुकार भर दी जो उस दौर के युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय गीत बन गया। बहुत ही चतुर रणनीति थी जी। लेकिन गीतों की संख्या को लेकर एक सवाल और उठता है। चतुर्थ अंक, जो नाटक का क्लाइमैक्स है, उसमें अकेले 7 गीत हैं। क्या एक ही अंक में 7 गीत होने से नाटक की गति धीमी नहीं पड़ जाती? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन शोध पत्रों में इसका तार्किक विश्लेषण है। इन 7 गीतों में से केवल 2 गीत ही मुख्य हैं, बाकी 5 बहुत ही गौण और छोटे हैं जो पृष्ठभूमि में आते हैं। इसलिए गति धीमी करने के बजाय दृश्य के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति थी। गीतों के इस मंचन से ही जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विवाद भी है, जिस पर मैं आना चाहूंगी। हमारी चर्चा का अंतिम भाग, अभिनयता या स्टेजेबिलिटी का विवाद। दृष्टि IAS के नोट्स बताते हैं कि कई समीक्षक मानते हैं कि चंद्रगुप्त को मंच पर खेला जाना लगभग असंभव है। इस विवाद को समझने के लिए पहले क्लोज्ड ड्रामा को समझना होगा। आलोचकों का एक वर्ग इसे इसी श्रेणी में रखता है, यानी ऐसे नाटक जो रंगमंच पर खेलने के बजाय मुख्य रूप से एकांत में पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। तो वे कौन सी व्यावहारिक दिक्कतें हैं जो इसे मंच पर लाने से रोकती हैं? क्या इसके 46 दृश्य एक बड़ी वजह है? 46 दृश्य तो किसी भी निर्देशक के लिए दुस्वप्न है ही। बार बार सेट बदलना, पर्दा गिराना। इसके अलावा विशाल कथानक, कठिन संस्कृतनिष्ठ भाषा और लंबे लंबे स्वागत कथन यानी मोनोलॉग्स भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे केवल एक किताब की तरह ही पढ़ सकते हैं? क्या आधुनिक समय में भी इसे मंच पर उतारने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, ऐसा मानना प्रसाद जी के साथ अन्याय होगा। आज के आधुनिक रंगमंच की तकनीकों को देखिए। अत्याधुनिक लाइटिंग, रिवॉल्विंग स्टेज जैसी सुविधाओं से बिना पर्दा गिराए दृश्य बदले जा सकते हैं। मतलब अगर एक कुशल निर्देशक हो और संवादों का थोड़ा संपादन कर ले तो इसका भव्य मंचन किया जा सकता है। बिल्कुल। असल में ये नाटक पढ़ने और देखने दोनों ही दृष्टियों से एक उत्कृष्ट कृति है। ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटने का प्रयास करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त केवल एक राजा की कहानी नहीं है,
ये असल में भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, जहां राजनीति, रोमांस और निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम सब एक साथ मिलते हैं। और श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी आज की प्रासंगिकता है। ये चर्चा हमें सिखाती है कि कला और साहित्य किस तरह अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अतीत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये नाटक हमें याद दिलाता है कि एक स्पष्ट दृष्टि वाला नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। इतिहास सचमुच केवल पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, बल्कि वो आगे का रास्ता भी रोशन करता है। इसी बात से जुड़ते हुए मैं श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोच कर देखिए, यदि जयशंकर प्रसाद आज के इस आधुनिक युग में मौजूद होते और हमारी वर्तमान सामाजिक उथल-पुथल को देखकर कोई नया नाटक लिखते, तो वे भारत के इतिहास के किस कालखंड और किन नायकों को चुनते? और क्या आज का हमारा समाज उस गहराई को उतनी ही गंभीरता से समझ पाता? क्या बात है! ये सच में हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।